हम लोग कॉमर्स वर्ल्ड का जो अपना मॉडल पेपर जारी हुआ है उसका मॉडल पेपर 1 2 का, और ये हम लोग सॉल्यूशन देख रहे हैं। तो आज हम लोग सेकंड लेक्चर देखेंगे मॉडल पेपर 2 का। इससे पहले हम लोग फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। जो बच्चे फर्स्ट लेक्चर को नहीं देखें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ रहेगा और आप उसको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड लेक्चर में हम लोग जो पढ़ने वाले लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पढ़ने वाले। इससे पहले हम लोग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। तो इसमें यहाँ लिखा है कि केवल 3 क्वेश्चन का जवाब देना है, लेकिन हम लोग 5 का 5 इसमें आंसर करेंगे, क्योंकि आपको सारा आंसर जानना चाहिए। एग्ज़ाम में आपको 3 ही करना है, लेकिन हम लोग यहाँ 5 का 5 पूरा सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन लिखा है, डिस्कस द 3 फीचर्स ऑफ एन आइडियल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक अच्छा फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसको बोलते हैं और उसके अंदर क्या फीचर्स होने चाहिए। कैसे हम मानेंगे कि कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है, अच्छा है या आइडियल है, तो उसके लिए क्या क्या फीचर्स होने चाहिए बताइए। तो अच्छे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का 3 फीचर्स आपको पूछा गया है। तो 3 फीचर्स कौन कौन सा है अच्छे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, वो आपको लिखना है। तो चलिए सबसे पहला फीचर्स बता सकते हैं आप लोग। पहला विशेषता बताइए फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर क्या होना चाहिए। तो पहला बोलता है इजी टू अंडरस्टैंड। इजी टू अंडरस्टैंड, आसानी से समझ आने लायक। क्या ऐसा होना चाहिए जिसको आसानी से समझा जा सके। इसको आप लोग हिंदी में लिख लीजिएगा सुन के, आसानी से समझने योग्य। और बताइए इजी टू कंपेयर, ऐसा होना चाहिए जिसको आप आसानी से कंपेयर कर सकते हैं। तुलना करने में सहायक, हाँ या नहीं। तीसरा बोलता है प्योरिटी, शुद्धता होनी चाहिए। एक्यूरेसी जिसको हम लोग बोलते हैं, प्योरिटी की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, एक्यूरेसी होनी चाहिए, शुद्धता होनी चाहिए। अब इसका विवरण आपको लिखना, डिटेल करके लिखना। ये पॉइंट हम लिख दिए, और आप याद रखिए 5 नंबर में सिर्फ पॉइंट नहीं पूछेगा, आपको इसका डिटेल भी लिखना होगा। तो ये कौन से चैप्टर में आपको मिलेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो जब आप पार्ट बी में चले जाते हैं अकाउंट्स के, तो पार्ट बी में पहला चैप्टर कंपनी को छोड़ के पार्ट बी जब हम लोग चले जाते हैं तो उसका एक्सरसाइज 7 जिसको हम लोग बोलते हैं, और 7 में मिलेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी, एस.के. सिंह के बुक में। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी में मिल जाएगा कि एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्या क्या विशेषता है। आइडियल फीचर्स पूछ रहा है तो परेशान मत होइएगा, जो विशेषता है वही एक आइडियल फीचर होता है कि अच्छा फीचर्स क्या क्या है। तो अगर आइडियल फीचर सेपरेट टॉपिक करके दिया होगा तो ठीक है, नहीं दिया होगा तो आप फीचर्स को भी लिख सकते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। और ये 3-4 फीचर, ये तो हम लोग अपने मन से आसान भाषा में लिख दिए, वहाँ भी कुछ फीचर्स होंगे, उसको पढ़ लीजिएगा और अच्छा हो जाएगा। आपका 5 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। कौन सा चैप्टर में मिलेगा, एक्सरसाइज 7, कहाँ पे, पार्ट बी में। कोई दिक्कत है। चैप्टर का नाम है वित्तीय कंपनी का वित्तीय विवरण, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी। वहाँ पे आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। अब चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन में। बोलता है कि अंडर व्हाट हेड्स विल द फॉलोइंग आइटम्स ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी टू बी शोन। ये कौन से हेड में दिखता है, हेडिंग का नाम बताइए। किस हेड में ये दिखेगा कंपनी के बैलेंस शीट में, ये सारे आइटम कौन से हेड में दिखने वाला है। तो चलिए एक एक करके सारे आइटम्स के बगल में लिख देते हैं, इसका हेड कौन सा होगा। अब सोचिए कितना इजी क्वेश्चन पूछा हुआ, हेड सिर्फ लिखना है। जो बच्चा बैलेंस शीट जानता है सारे का हेड लिख देगा, 5 नंबर उसका फ्री में आ गया। पहला हेड बताओ, लूज टूल्स किसके अंदर मिलता है, कौन सा एसेट्स, करेंट एसेट्स। तो यहाँ पूरा हेड का नाम लिखना है, इसका हेड क्या है, करेंट एसेट। अगर पूछेगा कौन सा साइड में, तो एसेट साइड में। 2 साइड होता है ना बैलेंस शीट में, एसेट साइड और लायबिलिटी साइड। तो एसेट साइड में ये करेंट एसेट हेड में मिलता है। दूसरा है बिल्स रिसीवेबल, ये भी कहाँ मिलेगा, करेंट एसेट। तीसरा है सन्डी डेटर, कहाँ मिलेगा, करेंट एसेट्स में। गुडविल कहाँ मिलेगा, इनटेंजिबल एसेट, इनटेंजिबल। अगर ये देखो ये सब हेड है, ये क्या है, सब हेड। हेड पूछेगा तो क्या आएगा, नॉन करेंट एसेट्स। इसका हेड पूछा है ना, तो नॉन करेंट एसेट्स, गैर चालू संपत्ति में आपको मिलेगा। और बोलता है शेयर इन रिलायंस कंपनी, अगर आप किसी रिलायंस कंपनी में शेयर लगा रखे हैं तो ये भी कहाँ पे मिलेगा बाबू, नॉन करेंट एसेट में, इन्वेस्टमेंट में मिलता है। तो बताओ जी, 3 आंसर करेंट और 2 करेंट आंसर नॉन करेंट, छांट के लिख देना था, 5 नंबर आ गया। मतलब एक क्वेश्चन का आंसर करिए, 1 नंबर आप पाके जाइए। आसान है कि नहीं, सिर्फ आइटम याद रखना है। जिसको याद नहीं रहेगा वो कहाँ से लिख पाएगा, उसके लिए तो खुला मैदान है, सब साफ। चलें सेकंड, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। कहीं कोई दिक्कत है तो एक बार रिपीट कर लेते हैं। लूज टूल्स करेंट एसेट, बिल्स रिसीवेबल करेंट एसेट, सन्डी डेटर करेंट एसेट, गुडविल नॉन करेंट एसेट्स। ये तो सब हेड है, हेडिंग ये है नॉन करेंट। और शेयर इन रिलायंस, यानी किसी भी कंपनी में आप शेयर में लगाते हैं पैसा, उसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। इन्वेस्टमेंट किसके अंदर आता है, नॉन करेंट एसेट के अंदर। कहीं कोई कन्फ्यूजन। अब हम लोग चलते हैं 7
क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बनाना है देखिए तो, कॉमन साइज बैलेंस शीट बनाना है। आपको मालूम होगा कॉमन साइज बैलेंस शीट के लिए हम लोगों को 2 साल का डेटा जरूरी नहीं पड़ता है, 1 साल के डेटा के आधार पर ही हम लोग कॉमन साइज बैलेंस शीट बना लेते हैं। तो ये कुछ आइटम्स दिए हुए हैं, आपको इसको सजा के पहले बैलेंस शीट में लिखना होगा। ये आइटम्स उल्टा पलटा है ना, इसको सजा के बैलेंस शीट में लिखना होगा, तब आपको बनाना होगा इसका कॉमन साइज बैलेंस शीट। तो चलिए हम लोग कॉमन साइज बैलेंस शीट पहले बना लेते हैं। यहीं पे बनाते हैं कॉमन साइज बैलेंस शीट। कॉमन साइज बैलेंस शीट के लिए फिर बता दें 1 साल का डेटा हमारे पास होना चाहिए। कॉमन साइज बैलेंस शीट यहाँ पे होना चाहिए रुपीज़ और यहाँ पे होना चाहिए परसेंटेज। कोई दिक्कत है? सबसे पहले इस पूरे आइटम्स को हम लोग बैलेंस शीट में सेट कर लेते हैं। बैलेंस शीट में सेट करने के बाद इसका टोटल परसेंटेज निकालना आसान होगा। तो बैलेंस शीट का 2 साइड होता है, पहला साइड कहलाता है इक्विटी एंड लायबिलिटी, इक्विटी एंड लायबिलिटी, और दूसरा साइड होता है एसेट्स। दूसरा साइड क्या होता है? एसेट्स। पहला इक्विटी एंड लायबिलिटी और दूसरा साइड क्या होता है? एसेट्स। आप छांट के लिखिए कि कौन इक्विटी एंड लायबिलिटी में आता है और कौन एसेट्स में आता है। इक्विटी एंड लायबिलिटी में जो पहला टॉपिक आता है वो आता है शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड कौन कौन आता है देखो तो शेयर होल्डर्स फंड में इक्विटी शेयर कैपिटल आता है, रिजर्व एंड सरप्लस आता है कि नहीं? तो दोनों को एक साथ भी लिख सकते हैं या अलग अलग, यहाँ ए बी करके लिखा जाता है ना। शेयर कैपिटल, शेयर, और दूसरा आता है रिजर्व एंड सरप्लस, बी में आता है रिजर्व एंड सरप्लस। तो चलिए हम लोग सबसे पहले बताइए इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है? 3 लाख। कितना आ रहा है? 3 लाख ही है ना। और रिजर्व एंड सरप्लस 1,25,000। रिजर्व एंड सरप्लस कितना है? 1,25,000। कहीं कोई दिक्कत है? दूसरा क्या आता है? नॉन करेंट लायबिलिटी, याद रहेगा। नॉन करेंट लायबिलिटी में क्या आता है? देखो लॉन्ग टर्म लोन कहीं है ही नहीं है तो ब्लैंक कर दीजिए। और तीसरा आता है करेंट लायबिलिटी, आता है कि नहीं? तो करेंट लायबिलिटी में अपने पास क्या है लिखा हुआ है? करेंट लायबिलिटी कितना है? तो करेंट लायबिलिटी 75,000 है ना, तो 75,000 बैलेंस शीट का कर दीजिए टोटल। कितना आता है? 2 और 3 5 लाख। कहीं कोई दिक्कत है? उसके बाद चलते हैं एसेट्स में। तो एसेट्स में सबसे पहले आता है नॉन करेंट एसेट्स, आता है। नॉन करेंट एसेट में मेरे पास 2 चीज़ है, फिक्स एसेट और इन्वेस्टमेंट है। तो लिख लीजिए फिक्स एसेट कितना है? 2,50,000। अब चाहेंगे तो दोनों को जोड़ के लिख सकते हैं, वैसे चलिए अलग अलग लिख देते हैं। 2,50,000। उसके बाद इन्वेस्टमेंट भी दिया हुआ है। इन्वेस्टमेंट कितना है? 1,20,000। और एक करेंट एसेट है आपके पास। करेंट एसेट कितना है? 1,30,000। देखो दोनों साइड बराबर आना चाहिए बाबू लोग। आ रहा है बराबर? कितना आ रहा है? अब इसका परसेंटेज निकालना है। क्या क्या है? अच्छा 1 0 यहाँ पे घट गया है ना। चलिए ठीक है, और कोई दिक्कत है? टोटल ठीक है। अब इसका परसेंटेज निकालेंगे। तो परसेंटेज कॉमन साइज बैलेंस शीट में कैसे निकालते थे याद कीजिए। कॉमन साइज बैलेंस शीट में होता था आइटम डिवाइड बाई टोटल ऑफ बैलेंस शीट इनटू 100। फिर से सुनिएगा, बोलता आइटम बाई टोटल ऑफ बैलेंस शीट और इनटू क्या होता है? 100। फर्स्ट आइटम कितना है? 3 लाख बटा टोटल ऑफ बैलेंस शीट 5 लाख और गुणे 100। तो यहाँ लिखेंगे 3 लाख, ठीक से ध्यान देना, बटा 5 लाख और इंटू क्या होगा? 100। थोड़ा ठीक से समझिएगा, बात समझ में आया? आइटम डिवाइडेड बाई टोटल ऑफ बैलेंस शीट, आइटम हमारा 3 लाख, टोटल ऑफ बैलेंस शीट 5 लाख, इंटू 100 करेंगे। यहाँ होगा 1,25,000 बटा 5 लाख गुने 100। यहाँ होगा 75,000 बटा 5 लाख गुने 100। यहाँ होगा 2.5 लाख बटा 5 लाख गुने 100। यहाँ होगा 1,20,000 बटा 5 लाख गुने 100 और 1,30,000 बटा 5 लाख गुने 100। हो सकता है? निकाल सकते हो सारे? फिर से रिपीट कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा। आइटम डिवाइडेड बाई टोटल
इंटू 100, तो पहला आइटम 3 लाख बटा 5 लाख इंटू 100, फिर ये आइटम है 1,25,000 बटा 5 लाख इंटू 100, फिर 75 बटा 5 इंटू 100, फिर होगा 250 बटा 5 इंटू 100, 1,20,000 बटा 5 इंटू 100 और 1,30,000 बटा 5 इंटू 100। बना सकते हैं इसको, परसेंटेज निकाल सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये बन गया आपका। बताइए 5 नंबर का क्वेश्चन है, टफ है? अगर तरीके से पढ़ा जाए तो टफ क्वेश्चन नहीं आ रहा है। बहुत डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं किसी भी क्वेश्चन में, क्योंकि 5 नंबर में बहुत डेप्थ क्वेश्चन नहीं देगा, इजी क्वेश्चन देगा और आप इसी तरह का क्वेश्चन ध्यान में रखेंगे। इसके लिए आपको प्रैक्टिस लगातार करना पड़ेगा कि सर इसका फॉर्मेट कैसा होता है। फोकस इधर नहीं करना है, फोकस इधर करना है कि फॉर्मेट क्या होता है। इधर तो सब बच्चा जानता है कि परसेंटेज हम कैसे निकाल सकते हैं। लिख लीजिए इसको। अब हम लोग को अगला क्वेश्चन दिया है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। कैश फ्लो स्टेटमेंट, हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे। क्या क्या है? चलिए ये हो गया कंप्लीट। हम लोगों को कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है 18 नंबर क्वेश्चन में। अब देखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या बनाना है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाना है सिर्फ। और आप गौर कीजिएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए आपके पास क्या दिया है, पीएल का बैलेंस दिया है, डेटर, बिल्स रिसीवेबल, जनरल रिजर्व, आउटस्टैंडिंग सैलरी, प्रीपेड और गुडविल दिया है। यहाँ पे 2 एडजस्टमेंट है, एक रिजर्व एक गुडविल, ठीक है। बाकी सब CF CL है। तो आपको मालूम है ना कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैसे बनाते हैं। नहीं भी मालूम है तो हम बना के आपको सिखाते हैं कैसे बनाते हैं, याद आ जाएगा पूरा का पूरा। देखिए इसीलिए मॉडल सेट चाहिए, मॉडल टेस्ट पेपर इसलिए चाहिए या मॉडल सेट इसलिए चाहिए क्योंकि आपको एक मॉडल सेट क्या किया जानते हैं, पूरे बुक का रिवीजन करा दिया। एक मॉडल सेट क्या किया, पूरे बुक का रिवीजन करा दिया। पूरे बुक में हर चैप्टर को एक करके डाल दिया। तो जितने मॉडल पेपर बनेंगे उतना ही ज़्यादा आपका रिवीजन होता जाएगा। कोई दिक्कत है? इसलिए हर चैप्टर जिधर आप देख लीजिए तो आपको ज़्यादातर क्वेश्चन कैश फ्लो, अकाउंटिंग रेशियो, अभी NPO का क्वेश्चन नहीं डाला गया है, लेकिन आगे आने वाले मॉडल सेट में आपको इधर ये छोड़ के, क्योंकि कैश फ्लो और अकाउंटिंग रेशियो का बहुत सारा क्वेश्चन बन चुका है, तो अब जो मॉडल पेपर आएंगे एक्स्ट्रा इसके बाद उसमें आपको ज़्यादातर NPO मिलेगा, उसमें इशू ऑफ शेयर मिलेगा, डिबेंचर मिलेगा। बात समझ गए? जो टॉपिक यहाँ अनटच्ड हैं उन सारे टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन मिलेगा। तो क्या होगा, हम लोग मॉडल पेपर बना रहे हैं लेकिन रिवीजन मेरा पूरा बुक का हो रहा है और उसी से आपको आइडिया लगेगा कि मेरा कौन सा चैप्टर अच्छा है और कौन सा चैप्टर ख़राब है। अगर कोई बच्चा से ये क्वेश्चन बार बार नहीं बन रहा है तो समझिए कि उनका अकाउंटिंग ये कैश फ्लो स्टेटमेंट तंग कर रहा है उनको, तो उनको जाके कैश फ्लो स्टेटमेंट देखना चाहिए। इसलिए मॉडल पेपर ज़रूरी है और सारे बच्चों को बनाना है। जितना ज़्यादा मॉडल पेपर को सीखो 3-4 बार रिवाइज कीजिएगा, आपका तैयारी यही ठीक करेगा। तो चलिए शुरू करके दिखाते हैं कैसे बनेगा। क्या बनाने वाले हैं, कैश फ्लो फ्रॉम OA समझ जाओगे ना, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। चलिए सबसे पहले हम लोग लिखते हैं नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट, तो देखिए नेट प्रॉफिट ऊपर में डेट देखिएगा 20-21, सही है ना, 20-21 सही है, सीधा जा रहा है। 1 लाख से 1,05,000 हो गया, तो नेट प्रॉफिट कितना हो गया, 5,000। कितना हो गया नेट प्रॉफिट, 5,000। अब इसमें ऐड करते हैं एडजस्टमेंट्स, तो एडजस्टमेंट एक जाएगा रिजर्व। रिजर्व देखिए तो बढ़ रहा है ना, 50 से 65, तो यहाँ याद कीजिए लिखते थे ट्रांसफ़र टू रिजर्व, लिखते थे ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व। कितना ट्रांसफ़र हो रहा है, 15,000 हो रहा है। एक और आइटम जाता है गुडविल रिटर्न ऑफ, देखो गुडविल घट रहा है, 30,000 से 20,000 घटेगा तभी ऑपरेटिंग में जाएगा। अगर गुडविल बढ़ जाता ना तो ऑपरेटिंग में नहीं जाता, इन्वेस्टिंग में जाता। यहाँ घट रहा है इसलिए ऑपरेटिंग में लिख रहे हैं 10,000, तो यहाँ लिखते हैं गुडविल रिटर्न ऑफ। और कोई आइटम नहीं है। फॉर्मेट आपको याद रखना होगा साहब लोग, फॉर्मेट नहीं याद होगा तो कुछ नहीं होगा। ये तीनों को ऐड कर देते हैं तो कितना निकल जाता है, 30,000 निकल जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर WC, मतलब वर्किंग कैपिटल चेंज। और वर्किंग कैपिटल चेंज होने से पहले प्रॉफिट है, उसके बाद ऐड करेंगे और लेस करेंगे। याद कीजिए क्या ऐड होता था, क्या लेस होता था। तो ऐड होता था डिक्रीज इन करेंट एसेट एंड इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटी होता है, और यहाँ होता है इंक्रीज इन करेंट एसेट एंड डिक्रीज इन करेंट लायबिलिटी होगा। चलिए अब एक एक करके देखते हैं कौन करेंट एसेट कौन करेंट लायबिलिटी बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो डेटर देखो करेंट एसेट होता है 80 से 40, घट रहा है ना,
करेंट एसेट घटेगा तो क्या करते हैं, उल्टा करना है, करेंट एसेट घटेगा तो ऐड करेंगे। तो डेटर मेरा करेंट एसेट है, डेटर कितना घट रहा है 40,000, कोई दिक्कत किसी को। दूसरा क्या है, बिल्स रिसीवेबल 35 से 50 बढ़ रहा है ना करेंट एसेट, और करेंट एसेट बढ़ता है तो लेस करते हैं, तो बिल्स रिसीवेबल कितना बढ़ रहा है 15,000 बढ़ रहा है, इसलिए लेस कर दिए। उसके नीचे क्या है, 2 नीचे भी दिया आउटस्टैंडिंग, तो बताइए आउटस्टैंडिंग का कितना है अमाउंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी 10 से 6 घट रहा है और ये 3 से 5, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी अगर 10 से 6 हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, घट रहा है ना। आउटस्टैंडिंग सैलरी करेंट लायबिलिटी होता है, वो घटता है तो माइनस करते हैं। ओएस सैलरी कितना 10 से 6 हो रहा है, तो कितना घट रहा है 4,000 घट रहा है। और नीचे एक और है प्रीपेड, प्रीपेड मेरा करेंट एसेट, और करेंट एसेट देखो क्या हो रहा है 3,000 से 5,000 बढ़ रहा है ना, और करेंट एसेट बढ़ता है तो भी लेस करते हैं, याद है कि नहीं। तो प्रीपेड को भी यहाँ क्या करेंगे, लेस कर देंगे। अब थोड़ा जगह मेरे पास कम है, चलिए एडजस्ट कर लेते हैं। प्रीपेड जो भी प्रीपेड होगा कितना 2,000। अब क्या करेंगे 40,000 को यहाँ पे क्या करना है, जोड़ना है, ये प्लस है ना, तो 40 जोड़ेगा तो कितना आ जाएगा 70,000, और ये जाके माइनस करना है, तो 15 4 19 और 2 21,000 इसमें माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा, माइनस को ब्रैकेट में लिखते हैं, माइनस को क्या करते हैं ब्रैकेट में लिखते हैं। कितना आएगा इसका बैलेंस 9 और 1 10, 2 1 3, 4 और 3 7, 49,000 ना। और ये क्या निकलेगा 49,000 अगर निकल रहा है तो किस नाम से निकलेगा, ये निकलेगा कैश इनफ्लो, कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकल सकता है ना। तो कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकलेगा, लिख सकते हैं यहाँ पे कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सुन के लिख लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कहीं कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत, बनाया जा सकता है ना। तो हम लोग इसको भी कंप्लीट कर लिए, एक क्वेश्चन ये भी बन गया। टफ क्वेश्चन है, सिर्फ आपको सेलेक्ट करके लिख देना कि कौन प्लस में जाएगा कौन माइनस में। चलिए अब हम लोग लिखते हैं, इसके आगे का हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। तो पहले इसको लिख लीजिए, आप लोग लिख लीजिए आराम से। नाइनटीन नंबर क्वेश्चन में आप लोगों को बोल रहा है कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकाल, ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है इस डिटेल से। कैसे निकालेंगे ग्रॉस प्रॉफिट, इसी में बना देते हैं, यहाँ पे स्पेस है ना। बताइए ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, इसमें कैसे सॉल्व करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। सबसे पहले आपके पास एवरेज इन्वेंट्री दिया हुआ है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दिया हुआ है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है 20% 25% एबव कॉस्ट। तो सबसे पहले आप निकालिए, आप याद कीजिए स्टॉक टर्नओवर रेशियो, इसको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी बोलते हैं। क्या होता था COGS बटा एवरेज इन्वेंट्री होता था। तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो कितना है 5 टाइम्स है, COGS नहीं पता, COGS रहने दीजिए, बटा एवरेज स्टॉक कितना है 50,000। तो बताओ जी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इस हिसाब से कितना हो जाएगा 2.5 लाख हो जाएगा। तो COGS निकल गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना निकल गया 2,50,000 कॉस्ट निकला है। और ग्रॉस प्रॉफिट क्या बोल रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट बोलता है 25% ज़्यादा है कॉस्ट का। ग्रॉस प्रॉफिट क्या है, अच्छा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है वो कॉस्ट से 25% ज़्यादा है। इसका मतलब है कि कॉस्ट हमारा 2.5 लाख है, इसका 25% ज़्यादा मेरा सेल है। तो इसका मतलब है बताइए जी 2.5 लाख का लागत हो और सेल 25% ज़्यादा हो कॉस्ट का, तो प्रॉफिट कितना होगा 25% ना होगा जी। अरे 2.5 लाख का सामान बनाए, 2.5 लाख रुपए का सामान बनाए और बेचे कितने में जानते हो आप 25% ज़्यादा करके बेचे। 25% किसका ज़्यादा बेचें, कॉस्ट का ही 25%, तो इसी का 25% निकाल दीजिए, निकलेगा ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा, GP बराबर क्या होगा 2.5 लाख इंटू 25/100 कितना था 25%, 62,000। किसी को कोई दिक्कत है, अगर सेल्स पूछता तब क्या करते हैं, डायरेक्ट इसमें सेल्स कैसे निकालते हैं बताइए। डायरेक्ट अगर सेल्स निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, डायरेक्ट अगर हम लोग सेल्स इसमें कैलकुलेट करते हैं तो कैसे निकालते हैं, क्योंकि सेल बोलता है एबव 25% ऑफ कॉस्ट है। तो ध्यान देना सेल्स निकालते हैं कॉस्ट, ये फार्मूला लगाते हैं हम लोग, कॉस्ट इनटू
100 प्लस रेट और बाई 100 ये काम करेंगे तो सेल्स डायरेक्ट निकल जाएगा। कोई दिक्कत है? तो हम लोग को सेल्स नहीं निकालना है, हम लोग को ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, तो ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग फाइंड आउट कर लिए। कहीं कोई दिक्कत है तो आसानी से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। और ये अकाउंट्स का फिर से मैं बता दूं कि पहले एक मॉडल पेपर जारी हो चुका है, उसका 1-2 लेक्चर जा चुका है। ये सेकंड मॉडल पेपर का 1 लेक्चर जा चुका था, ये सेकंड लेक्चर है। इसी तरह से अकाउंट्स के 3 और 4 और मॉडल पेपर जारी होंगे। उम्मीद है कि 6 मॉडल पेपर दे पाएँ, लेकिन अगर 6 नहीं हो पाएगा तो 5 तो ज़रूर होगा। तो 2 मॉडल पेपर बन चुका है और हम लोग 3 मॉडल पेपर और सॉल्व करेंगे, तो तीनों का लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 1, लेक्चर 2 जाएगा। क्योंकि एक ही वीडियो में सारे मॉडल पेपर का एक ही लेक्चर में सारा सोल्यूशन पॉसिबल भी नहीं, और लंबा वीडियो होने के कारण लोगों को देखने में भी मज़ा नहीं आता। तो छोटा छोटा वीडियो जाता है, तो हर समझिएगा हर सब्जेक्ट का 2-2 मॉडल पेपर का लेक्चर जाएगा। थ्योरी वाले में एक ही में चला जाएगा, क्योंकि थ्योरी वाले में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, वो आपका आंसर यहाँ किया रहेगा, हम समझा देंगे, समझाते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो अकाउंट्स और BMT का 2-2 मॉडल पेपर जाएगा, लेक्चर 1, लेक्चर 2। याद रखिएगा, थंबनेल को ठीक से ध्यान दीजिएगा। और कहाँ पे ढूंढना है तो प्लेलिस्ट में जाके ढूंढिएगा, सारा सही तरीके से प्लेलिस्ट में डाला रहेगा, तरीके से उसको देखिए और उसका फ़ायदा उठाइए। थैंक यू।